मैं सुरेश सन आज आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का सेकंड टॉपिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि 11th फिजिक्स का है बताने जा रहा हूँ। बड़ी इजी वे में पिछला भी टॉपिक हुआ था और उसी तरह से हम लोग यहाँ भी बातचीत करने वाले हैं। एक शब्द है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा था कि फिजिक्स पूरे नेचर को स्टडी करता है, ये आपने सुना भी था। तो स्टडी करने का मतलब है कि बहुत सारे लॉज बनेंगे उनके साथ। जैसे हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, क्यों घूमती है, यहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई एक ऐसा लॉ होगा जिसके अंडर हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही होगी। इसी तरह से मून हमारी अर्थ की चारों ओर घूमता है। इसका मतलब है कि इसमें सब में जो फिनोमेनन है वो उसमें कोई ना कोई लॉ है या कोई ना कोई थ्योरी है। तो वैसी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम लोग फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा करते हैं, ठीक ना। दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कभी आपको फोर्स की जरूरत है तो फोर्स में मास और एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और टाइम है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। तो ये सब क्वांटिटीज हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, यानी जिनके टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और इनको दो ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं, जिसमें एक को कहा करते हैं फंडामेंटल, जिनको हम बेसिक भी कह सकते हैं, और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल का मतलब है कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब अगर हम चाहें कि मास को हम लेंथ के टर्म्स में डिफाइन कर दें, ये संभव नहीं है। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, का मतलब है एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other, का मतलब है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर, यानी दूसरे के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सब जानते हैं मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर फंडामेंटल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल है। तो फिर एक बार कहेंगे कि वैसी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, उन सब को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। और ये दो प्रकार की हैं, इनको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक को हम लोगों ने कहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वैसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, का मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और बेस फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम लोग कह सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, ओके। जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी फंडामेंटल है। इसमें दो सप्लीमेंट्री भी हैं। अब इस सप्लीमेंट्री सबको हटा दिया गया है और टोटल को फंडामेंटल में रखा गया है। एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं
उनको हम लोग कहा करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड। सेकेंड जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि फंडामेंटल को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड है। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantities. Derived physical quantities. इनको हम derived physical quantities कहेंगे। फिर एक बार कह दीजिए कि वैसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड कहेंगे। वैसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा जिनको हम डिराइव कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे बिल्कुल इजी वे में आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछ दे जैसे स्पीड ये ड्राइव्ड है क्योंकि इसमें डिस्टेंस और टाइम है। एनर्जी निश्चित रूप से ड्राइव्ड है। फोर्स निश्चित रूप से ड्राइव्ड है। एक्सीलरेशन ये ड्राइव्ड है। लीनियर मोमेंटम ये ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड है। वर्क ये ड्राइव्ड है। प्रेशर ये ड्राइव्ड है। से कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ड्राइव्ड हैं। आसानी से आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि जिनको हम फंडामेंटल के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं या जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड कहेंगे। जैसे स्पीड है, एनर्जी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, वर्क है, प्रेशर है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड हैं। इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा डिराइव कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर हम आपसे एक बार कह देते हैं कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, तो एक सेंटेंस कह देना है कि दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच laws of physics can be expressed are called physical quantities। ये दो प्रकार की हैं जिनमें एक को फंडामेंटल कह चुके हैं, दूसरे को आप डिराइव कह चुके हैं। फंडामेंटल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट है। यानी हम चाहें कि मास को लेंथ के टर्म्स में या मास को हम टाइम के टर्म्स में व्यक्त कर दें तो ऐसा संभव नहीं, इसलिए फंडामेंटल है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इनके द्वारा जिन क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम प्राप्त करते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम उत्पन्न करते हैं, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, डिराइव कहेंगे। जैसे स्पीड है, एनर्जी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, लीनियर मोमेंटम है, वर्क है, प्रेशर है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड है। इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं है।
ओके। इसके बाद आपको याद होगा जब हम लोगों ने इसके सिनॉप्सिस को कहा था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें नीड ऑफ मेजरमेंट एक है, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे किसी ने भी कोई सेंटेंस बोल दिया, जैसे अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो ये 1675 में इन्होंने कहा था कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में चलती है, ओके, कॉर्पोस्कुलर नेचर उन्होंने कहा था। और इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि लाइट की वेलोसिटी पानी में ज़्यादा होती है, किससे? एयर से, ध्यान दीजिएगा। और उसी के 2 साल के बाद यानी 1678 में एक डच फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट तो नहीं कहेंगे, साइंटिस्ट थे, हाइगन। उन्होंने कहा था कि लाइट वेव के रूप में चलती है, और इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने कहा था कि लाइट की वेलोसिटी पानी में कम है, किससे? एयर से। अब बड़ी मुसीबत है कि क्या किया जाए। तो अब 2 थ्योरीज हैं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं। अब किन की बात को कहा जाए, किन की बात को नहीं कहा जाए, एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर आवश्यकता है कि इसकी नीड ऑफ मेजरमेंट। अगर हम इस बात को कह डालें प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ कर लें कि लाइट की वेलोसिटी पानी में ज़्यादा है, तो न्यूटन जीवित हो जाएंगे, न्यूटन की थ्योरी सर्वाइव कर जाएगी। और अगर ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिया जाए कि लाइट की वेलोसिटी पानी में कम है, तो हाइगन सर्वाइव कर जाएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है किसकी? नीड ऑफ मेजरमेंट। तो अगर आपसे कोई कह दे कि भाई क्या है, तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हो कि इन फिजिक्स, इन फिजिक्स theory must be tested against experiment। आपने कहा है कि जो थ्योरी है वो मस्ट भी, आप कह रहे हो, टेस्टेड अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट। The experiment require a measurement of physical quantity, रिक्वायर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं कि नहीं फिजिकल क्वांटिटीज को। हेंस फिजिकल क्वांटिटीज, हेंस द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स could be verified, ध्यान दीजिएगा, could be verified if and only if we could make measurements। We could make measurements। तो ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार कहेंगे, hence the laws of physics could be verified if and only if, यदि और केवल यदि हम क्या कर सकें, we could make
measurements. We could make measurements and see and see if the laws come true. और देखते हैं कि क्या जो लॉज हैं वो सत्य पाए जाते हैं, यानी सत्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंट्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, और अगर हम हैंस द लॉज ऑफ फिजिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं, कब जब हम क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें और देखें कि जो लॉज है वो सत्य है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। इसका मतलब है कि हम आसानी से इस बात को कह सकते हैं, आसानी से इस बात को कह सकते हैं 10 measurement is a check on. It is a check on. ध्यान दीजिएगा, it is a check on. It is a check on. A theory as well as a source of a theory. As well as source of a theory. यानी क्या है, चेक ऑन है किस पर, थ्योरी पर और किसके, सोर्स ऑफ थ्योरी पर। जैसे अभी आपने कहा था कि इन 1678 नहीं 75 सर आइजैक न्यूटन proposed corpuscular theory of light. Corpuscular theory of light. According to this theory, a velocity of light in water, velocity of light in water is greater than that of velocity of light in air. ध्यान दीजिएगा, 1675 में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के रूप में चलती है, और इस थ्योरी का आधार पर उन्होंने कहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज सी वाटर, ये ज्यादा है किससे, सी एयर से। ओके, ये किसके मुताबिक है, न्यूटन के मुताबिक है। अब यहां तक बातचीत की जाए, इसको हम हटा दे रहे हैं, अब यहां पर कह रहे हैं कि इन 1678 डच साइंटिस्ट Huygens proposed, ध्यान दीजिएगा, Huygens proposed a wave theory of light. यानी हाइगन ने कहा कि लाइट जो है वो वेव के रूप में चलती है, proposed a wave theory of light. According to this theory,
this theory, according to this theory, velocity of light in water is less than that of velocity of light in air. That is, sea water is less than sea air. बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है अब आपके पास कि एक व्यक्ति कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अब पानी में ज़्यादा है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि लाइट की वेलोसिटी पानी में कम है। तो अभी आपने कहा था कि आवश्यकता मेजरमेंट की क्यों पड़ी कि अगर हम मेजरमेंट कर सके तो हम इस बात का पता कर सकते हैं कि ये सही है या ये सही है, न्यूटन सही है या हाइगन सही है। तो यहां पर हुआ कि हम इसको हटा दे रहे हैं, दोनों को हटा देते हैं। ये इन 1850 a French physicist Foucault, Foucault, ध्यान दीजिएगा, Foucault experimentally showed that velocity of light, ध्यान दीजिए, velocity of light in water या in air is greater than that of velocity of light in water। इन्होंने प्रैक्टिकली निकाला कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो पानी में कम होती है किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि दिस एक्सपेरिमेंट is a survival of wave theory। तो आपने प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पर आपने चेक कर दिया कि न्यूटन सही है या हाइगन सही है। तो आपने पाया कि कौन सही है, हाइगन सही, क्योंकि प्रैक्टिकली फोको ने कहा कि लाइट की वेलोसिटी पानी में कम हुआ करती है किससे? एयर से। तो ये बात निश्चित है कि अगर हम कोई लॉ है या कोई थ्योरी है, अगर उस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूफ कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उस बात को सही माना जा सकता है। जैसे हम लोगों ने रिसर्च के समय कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एस इलेक्ट्रॉन है उसका 20% टाइम न्यूक्लियस के अंदर गुजरता है वेव के कारण, क्योंकि वेव इलेक्ट्रॉन के पास वेव है। और ये बात मार्केट में है, इंटरनेशनल मार्केट में है, फिजिकल रिव्यू में ये पड़ी हुई है। अब कभी भी किसी समय किसी व्यक्ति ने अगर ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर ली तो हम लोग हमेशा के लिए जिंदा हो जाएंगे। ये अमेरिका से फिजिकल रिव्यू चलती है, उसमें ये बात हम लोगों ने कही है 4 सेट मॉडल के आधार पर। तो कई वर्षों तक 100-200 वर्षों तक थ्योरीज मार्केट में जिंदा रह जाती हैं और बाद में खत्म भी हो जाते हैं। कभी जो खत्म चल रही हैं ऐसी पड़ी हुई है वो जिंदा भी हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये थ्योरी सही है या ये गलत है, ये थ्योरी सही है या ये गलत है। ओके, अब बी देयरफॉर, अब उस सेंटेंस को पूरा कर ले हम लोग। अब बी देयरफॉर नीड
measurements. We therefore need a measurement in physics. In physics. अब आपको कभी नहीं आप भूलेंगे कि फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत क्यों है. It is measurement. It is a measurement. It is a measurement which has given exactness in physics. Exactness in physics. ध्यान दीजिएगा, has given exactness in physics. क्योंकि हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस कह चुके हैं, ये मेजरमेंट ही है जो इसको एग्जैक्ट साइंस बताते हैं. ओके, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है. ओके, अब हम लोग शुरुआत करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से आप कह सकते हैं कि हम किसी बात को कह दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि यानी एस इलेक्ट्रॉन का 20% टाइम न्यूक्लियस के अंदर गुजरता है, और इसके आधार पर मैंने एक मॉडल डेवलप किया, उसके आधार पर पैसिव एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट निकाला, और उस फैक्टर को भी नाम दे दिया गया चंद्रा फैक्टर. तो अगर प्रैक्टिकल ये बात प्रूफ हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी थ्योरी आज जिंदा हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी और हम लोग जिंदा हो जाएंगे. ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं कि जब हम मेजरमेंट की बात कर चुके हैं तो मेजरमेंट में यूनिट्स भी चाहिए. तो निश्चित रूप से हम पुनः हेडिंग दे रहे हैं मेजरमेंट and units. Measurement and units. ध्यान दीजिएगा, जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे, किसी स्टैंडर्ड से. जैसे मान लेते हैं कि आप मास को ही मेजर करना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे स्टैंडर्ड हैं. जैसे ग्राम है, तो अगर 1 ग्राम को हमने डिफाइन कर लिया है तो उसी के टाइम्स आप मास कहा करते हैं. किसी का मास 100 ग्राम कह देते हैं, किसी का मास 200 ग्राम कह देते हैं. तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी का, ये कंपैरिजन है उसके एक स्टैंडर्ड से, और उसी स्टैंडर्ड को एक नाम दिया जाता है, कौन, यूनिट. ओके, तो मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. measurement of a physical quantity. Measurement of a physical quantity. Is a comparison of. Is a comparison of the quantity with similar standard of the physical quantity. यानी जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करना चाहते हैं उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं और उसी स्टैंडर्ड से हम
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, का मतलब उसके टाइम्स में मेजर करते हैं। जैसे अगर हम केजी को स्टैंडर्ड मान लें तो आप अगर 5 केजी सामान खरीदे तो यानी 1 केजी का 5 गुना कह देंगे। 10 केजी आपने खरीदा तो 1 केजी का 10 गुना कर देंगे। तो यही आपने क्या कहा है कि कंपेरिजन कहा है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, किससे, स्टैंडर्ड से कहा है, किसका, उसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है। दिस स्टैंडर्ड this standard this standard this standard quantity is assigned a value unity value unity and in m called unit। ओके, यानी जो स्टैंडर्ड है और उसी को आपने एक यूनिट असाइन कर दिया है और उसी को आपने क्या कहा है, यूनिट कह दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि मास of a physical quantity, mass of a body is 5 kg। ध्यान दीजिएगा, mass of a body is 5 kg। इसका मतलब m जो है वो 5 गुना है किसका, 1 kg का। तो ये 1 kg है, वो मास का स्टैंडर्ड है, मास का क्या है, स्टैंडर्ड है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कह सकते हैं 5000 और इंटू 1 ग्राम, ओके, इन 1 ग्राम। इसका मतलब है इसको हम लिख देते हैं N1, इसको हम लिख देते हैं U1, इसको हम लिख देते हैं N2 और इसको हम लिख देते हैं U2। और इसी से कह सकते हो N इंटू U बराबर किसके, कांस्टेंट। और यहां से कह सकते हो N इज सीधा समानुपाती किसके, 1/U। एंड n जो है वो सीधा समानुपाती किसके है, 1/u के है। दैट इज लार्जर इज द यूनिट, अगर यूनिट लार्ज है, लार्जर इज द यूनिट, स्मॉलर बिल वी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब निश्चित रूप से हम n को न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं और u को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं। ओके, u को क्या कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हो। तो फिर एक बार देखेंगे, अगर किसी बॉडी का मास 5 केजी है तो 5 केजी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, यही 1 केजी स्टैंडर्ड है। और चूंकि हम 1 किलोग्राम को जानते 1000 ग्राम होता है, तो ये 5000 हो जाएगा गुने 1 ग्राम। ये ग्राम एक यूनिट है। इसका मतलब है कि इसकी जगह हम n1 रख सकते हैं, इसकी जगह हम u1 रख सकते हैं, इसकी हम n2 रख सकते हैं, इसकी हम u2 रख सकते हैं हम। तो ये प्रोडक्ट निश्चित रूप से, और अगर कोई बड़ी छोटी क्वांटिटी हो, ग्राम का भी मिलीग्राम हो, तो और बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब n इनवर्स का रिलेशन रखिएगा किसके साथ, u के साथ। यानी अगर u बढ़ेगा तो n घटेगा, और अगर u घटेगा तो n बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये यूनिट बड़ी है, नंबर छोटा है, और यूनिट छोटी है, नंबर बड़ा है। एक बात और ध्यान रखिए कि बाई चांस आपसे कोई कह दे कि भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो फॉलोइंग आर दी characteristics of
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड, जिसमें फर्स्ट जो है ये है इनवेरिएबिलिटी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने अगर 1 kg लिया है तो पूरे यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी लेकर चले जाओगे 1 kg ही रहेगा, यानी इसका मान मतलब है कि इसका मान वेरिएबल नहीं होगा। इन डेस्ट्रक्टिबिलिटी, यूनिट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, हम यूनिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, एंड यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सेस इजी हो। सूटेबल साइज जो है कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, और डेफिनेशन भी वेल होनी चाहिए, वेल और डिफरेंट। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी सुनार के यहाँ जाते हैं और आपके पास केजी है, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि मुझे 1 kg का 4वां भाग चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, मुश्किल है। तो वहाँ फिर आपके पास ग्राम है, मिलीग्राम है, ये सब। जैसे आप 1 तोला लेते हैं तो उसको आप 10 ग्राम कहा करते हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा कि 90,000 के ऊपर निकल चुका है। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है। अब अगली क्लास हम लोग क्या करेंगे, एंड यूनिट्स को किसने डिसाइड किया है, यूनिट्स के सिस्टम क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ओके।